सीटेट 2021 जो कि जनवरी 31 को एक एग्ज़ाम हुआ था आपका लास्ट सीटेट एग्ज़ाम। उसका पूरा पेपर जो कंप्लीट एग्ज़ाम है आपका जो कंप्लीट पेपर है 150 मार्क्स का यानी 150 नंबर का पेपर, उसको डिस्कस करेंगे। कहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर इतना इंपॉर्टेंट है कि इतनी आपकी तैयारी भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आज का सेशन बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं कितना भी शब्दों में बोलूँ तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। जब आप तैयारी करेंगे, ये पेपर समझेंगे, आज का पूरा सेशन कंप्लीट एक एनालिसिस देखेंगे, तैयारी भी करेंगे और एग्जाम देंगे, तब आपको इसकी इंपॉर्टेंस शायद ढंग से समझ में ज़्यादा आएगी। तो बस एक यही सलाह है कि पूरा सेशन देखिए, कंप्लीट एनालिसिस देखिए, जिसमें 5 के 5 सब्जेक्ट्स पे हम बात करेंगे और कैसे आप बेहतर तरीके से एग्जाम को डील कर सकते हैं। तैयारी शुरू करने से पहले जिन्होंने बिल्कुल शुरू ना भी की हो ना अभी सीटेट की तैयारी, उनको भी एक बार प्रीवियस ईयर पेपर जरूर खोल करके देख लेना चाहिए। चाहे आपकी पढ़ाई रेगुलर आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसको प्रॉपर समझेंगे। ठीक है, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। हमें उम्मीद है बहुत जल्दी सीटेट का नोटिफिकेशन भी आएगा, लेकिन ये पेपर करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक, अभी 2021 में ही एग्ज़ाम हुआ है, 6 महीने पहले, ठीक, जनवरी में। और अभी उम्मीद है कि अगले 6 महीने बाद दोबारा से एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर प्रीवियस ईयर पेपर है किसी चीज़ एग्जाम के लिए, वो सीटेट के लिए है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सिलेबस फिक्स्ड है, और अगर परिवर्तन होता भी है तो उतना कुछ खास नहीं हो पाएगा कि प्रीवियस ईयर की इंपॉर्टेंस ना रहे। चलिए समझते हैं। आपको पता है क्वेश्चन में 150, मतलब क्वेश्चन पेपर में 150 क्वेश्चन होते हैं यानी 150, जिसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 150 ही मिनट मिलती हैं। 1 मिनट होता है एक क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग आपकी होती नहीं है कोई। 5 सब्जेक्ट हैं पेपर 1 में। अगर आप पेपर 2 की भी तैयारी कर रहे हैं तब भी इस पेपर का जो एनालिसिस है, इसमें 3 सब्जेक्ट जरूर देखें। एक है CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो पेपर 1 पेपर 2 दोनों में कॉमन है। दूसरा है हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, यानी 90 मार्क्स तो सभी के लिए कॉमन है। स्टार्ट करें, समझें चीजों को, समझते हैं एक एक करके। CDP के क्वेश्चन तो इवन आप सभी देख लें, जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं टीचिंग के, ये CDP के 30 क्वेश्चन तो आप सभी को देखने चाहिए। ठीक, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। अगर हम बात करें पार्ट 1 की, हम पहले CDP यानी बाल विकास करेंगे, समझेंगे प्रॉपर। टाइम लग सकता है, ये सेशन बड़ा हो सकता है आपको अपनी चाय कॉफी, खाना पानी दाना सब लेकर के बैठना पड़े, बट इंपॉर्टेंट होगा डिस्कशन। और एक छोटा सा लास्ट में एक आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है। इवन अभी भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, जो DEET+SB के बैचेस चल रहे हैं करियर विल ऐप पर, वो 10 जुलाई को रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा वहाँ से। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आप तक शेयर करनी थी। तो अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना हो, या तो वो पेपर 1 के लिए हो या पार्ट 1 के लिए हो या कंप्लीट हो, वो लोग करियर विल ऐप डाउनलोड करके एक बार डेमो देख करके और अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, अगर आपको लगता है तो। बाकी बहुत संख्या में वहाँ लर्नर्स हैं। बस जस्ट ये इन्फॉर्मेशन थी। पेडागोजी स्पेशल बैच के एडमिशन्स क्लोज्ड हैं अभी के लिए। ये भी 10 को क्लोज हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट बैच का पता नहीं। ठीक, चलिए खैर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की यदि हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। 30 क्वेश्चन आएंगे। 30 नंबर का आता है बाल विकास, इसको कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, यानी बच्चे का विकास कैसे होगा और पढ़ाएंगे कैसे आप। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देख पा रहे हो, जिसको हल्का सा और जूम कर देती हूँ मैं, हल्का सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही जूम हो गया। ठीक है, फोन को लेटा के देखिएगा और शांति से बैठ के समझिएगा, एक एक करके समझते जाइएगा, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना आज तक, तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार बड़ा एलियन सा पेपर है ये तो, है ना, यह समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, ऐसा भी नहीं लगेगा आपको। चलिए देखते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, यानी एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगता है। मतलब एक बच्चा है रोहन, वो खेल रहा था, मान लो कोई गेम या कुछ भी स्पोर्ट्स, और उसको चोट लग गई, अब वो रोने लग गया। ठीक, ये सारे आंसर्स बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की के होंगे। ठीक, अगर हम बात करें तो एक बच्चा है रोहन जिसको चोट लगी और उसने रोना शुरू कर दिया, जो कि स्वाभाविक बात है। सीइंग दिस हिज फादर रिस्पॉन्डेड, डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, बॉयज डोंट क्राई। दिस स्टेटमेंट बाय द फादर इज शोइंग व्हाट। ऐसे क्वेश्चन, ये जेंडर स्टीरियोटिपिकल या जेंडर बायसनेस की बात कर रहा है, जो कि आपको देख के समझ आ रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन किसी भी पेपर में आज की डेट में, टीचिंग एग्जाम के किसी भी एग्जाम में नकार नहीं सकते आप, 100% पूछे जाते हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें, यदि रोहन को क्या लगती है चोट और वो रोने लगता है, ठीक, नॉर्मल ह्यूमन इमोशन है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा किसी किताब में या कुछ के लड़के रो नहीं सकते, है ना। लेकिन उसके फादर क्या कह रहे हैं रोहन के, कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, लड़कियों रोना तो लड़कियों का काम है, लड़के थोड़ी रोते हैं। अब 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बात आसान होती है लेकिन ऑप्शंस मुश्किल बना देते हैं उस चीज को।
4 ऑप्शंस में से बेस्ट चूज करना है और बेस्ट एक ही होगा जो आपको 1 नंबर भी दिलाएगा और सबसे बेटर होगा बाकियों से। ठीक है जी, तो कीजिए आंसर। थोड़ा मस्ती मजाक में भी चलेंगे लेकिन बिल्कुल डिटेल में समझेंगे चीजों को। लाइक शेयर करते रहिएगा जैसे जैसे आप लोग आते जाएं, और जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो वो भी कर लीजिएगा। देखिए, आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग अ प्ले एक्टिविटी रोहन स्टार्टेड क्राइंग, ये बात तो हमने समझ ली। रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी लैंगिक रूढ़िबद्धता को दर्शाता है ये स्टेटमेंट जो उसके फादर का है। चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप, जो जेंडर स्टीरियोटाइप है, रूढ़िबद्धता क्या होता है, जो समाज में चला आ रहा है। लड़के रोते नहीं हैं, है ना, या फिर अगर सॉफ्टली बात करें तो क्या लड़कियों की तरह बात कर रहे हो, है ना, घर का काम लड़के नहीं करते हैं, लड़कियां ही कर सकती हैं। ये सारी चीजें क्या हैं, ये जेंडर रूढ़िबद्धता का उदाहरण है। अगर लड़की घर में रहे हाउसवाइफ बन के तो कोई दिक्कत नहीं है, लड़का अगर रहे तो बहुत प्रॉब्लम है। ये क्या है, रूढ़िबद्धता है। ये हमारे समाज में पहले से चली आ रही धारणाएं हैं, कन्वेंशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं जिनको हमने मान लिया है। ठीक। रिड्यूसेस जेंडर बायस, यानी भेदभाव को, लिंग भेदभाव को कम करता है। देखो, स्टीरियोटाइप और जेंडर बायस 2 शब्द होते हैं। स्टीरियोटाइप वो जो पहले से चला आ रहा हो समाज में और उसी को मान लेना। जेंडर बायस क्या है, चाहे आप लड़के की तरफ झुकें या चाहे लड़कियों की तरफ झुकें, बायसनेस तो है। मतलब किसी भी एक तरफ आपका रुझान है, दूसरे के साथ अगर आप इनजस्टिस कर रहे हैं तो वो जेंडर बायस कहलाएगा। स्टीरियोटाइप वो है जो पहले से चला आ रहा हो। ठीक। तो ना तो ये चैलेंज कर रहा किसको, जेंडर स्टीरियोटाइप को, ये तो प्रमोट करने वाली बात है कि क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो। अब जो बच्चे देख रहे होंगे या उस बच्चे के दिमाग में जिंदगी भर के लिए चला गया कि रोती तो लड़कियां हैं। ठीक। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिड्यूसेस जेंडर बायस, रिड्यूस भी कहां हो रहा है, इसमें भेदभाव को तो बढ़ावा मिल रहा है। वो जो लड़के और लड़कियों के बीच का गैप है उसको तो हम बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक। प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी, इक्वालिटी की बात होती अगर तो दोनों रो सकते हैं, इमोशंस तो लड़कों में भी हैं लड़कियों में भी हैं, और ये तो नॉर्मल बात होनी चाहिए थी, बट नहीं। तो एक ही ऑप्शन यहां सही बनता है, वो है रिफ्लेक्ट्स जेंडर स्टीरियोटाइप। ये जो स्टेटमेंट है ना रोहन के पिताजी का, ये यह दर्शाता है कि लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है ये स्टेटमेंट। कैसे? वही कि किसी एक लिंग के लिए कोई काम बिल्कुल ठीक नहीं है, कि लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो, ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से समाज में चला आ रहा हो उसी चीज को प्रमोट किया गया है, यहाँ चैलेंज नहीं किया गया। और हमें चैलेंज करना है इसको एज अ टीचर, हमें इसके अगेंस्ट बात करनी है, या हम कह सकते हैं इसको चैलेंज करके हम चलेंगे, जिससे कि जेंडर न्यूट्रल रहना है आपको एक टीचर के रूप में। जेंडर न्यूट्रल का मतलब क्या है, तटस्थ, लिंग तटस्थ। मतलब आपकी भाषा में जरूरी नहीं है कि आप लड़कियों की तरफ झुकें या लड़कों की तरफ झुकें, आप बैलेंस्ड वे में रहें या इक्विटी का पालन करें, मतलब जहां पे जिस चीज की जरूरत है उसका यूज करें। खैर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और आता है सीटेट में, और पूछा भी जाता है कि एक बच्ची है, उसकी दादी उसको पिकनिक पे जाने से मना कर रही हैं। स्कूल का एक पिकनिक है, कह रही हैं कि लड़कियां हमारे घर से बाहर नहीं जाती। लड़के हो तो कोई बात नहीं, रात को भी बाहर रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियां रात को किसी अपनी फ्रेंड के यहाँ नहीं रुकेंगी, वो कहीं पिकनिक पे नहीं जाएंगी, वो कुछ स्पोर्ट्स में नहीं जाएंगी, कबड्डी नहीं खेलेंगी, क्योंकि ये तो लड़कों के काम है। इस तरह की चीजें हैं। सिंपल आंसर है जेंडर स्टीरियोटाइप, और स्टीरियोटाइप ऑप्शन में नहीं है तो बायसनेस। स्टीरियोटाइप वो जो पहले से चला आ रहा है, बायसनेस दोनों में से किसी भी तरफ। अगर आपने लड़के के साथ भी गलत किया, अगर आपका व्यवहार लड़के के साथ गलत है और लड़की की तरफ झुका हुआ है, तब भी आप जेंडर बायस हैं। ठीक है, आपको बैलेंस में लानी है सिचुएशन। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, यानी एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रोग्रेसिव क्लासरूम जो है आपका, एक क्वेश्चन पक्का आता है जेंडर स्टीरियोटाइप पे। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम, एक प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव क्लासरूम वो होती है जहां लर्निंग को ग्रुप्स में कोऑपरेशन, सहयोग के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग की बात होती है। जॉन डुई भी इसकी बात करते हैं, है ना। जहां चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, जहां बच्चे को सेंटर में रखा जाए, बच्चा केंद्र में है, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पूरा सिस्टम प्लान होता है। ठीक है। इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम आर टीचर शुड फॉलो फिक्स्ड करिकुलम। लचीलापन चाहिए हमें, फिक्स्ड, रिजिडिटी नहीं चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो ये नेगेटिव हो गया एक तरह से। द एम्फेसिस शुड बी ऑन कॉम्पिटिशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स। बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा नहीं करानी, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन पे जोर देना है। ठीक। कंपटीशन को बढ़ावा नहीं देना कि आपस में सर फोड़ के मर जाओ, जिंदगी भर कभी खुश मत रहो। ठीक, ये नहीं करना हमें। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की संरचना के लिए, ज्ञान के निर्माण के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप बच्चे को दो कि वो ये भी एक्टिविटी कर सकता है, वो दूसरी भी एक्टिविटी कर सकता है, जिस चीज में इंटरेस्ट है वो एक्टिविटी कर सकता है, जिससे उसकी नॉलेज बेहतर हो।
आप असाइनमेंट दे सकते हो, एक्टिविटी करा सकते हो, कुछ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। ये बात तो अच्छी लग रही है सुनने में, क्यों? क्योंकि बच्चा एक्टिव है। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है, जो बात बच्चे के हित में है, उसको कोई नकार नहीं सकता आपको एक नंबर दिलाने से और एक बेहतर शिक्षक या शिक्षिका बनाने से। ठीक, स्टूडेंट शुड बी लेबल्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। देखो, लेबलिंग सबसे खराब चीज है। आप ठप्पा नहीं लगा सकते, अरे ये तो थर्ड आता है, अरे ये तो सबसे लास्ट आता है, ये तो टॉपर है। ऐसा नहीं करना हमें, है ना। इससे क्या होगा, बच्चे की जो सेल्फ एस्टीम है उस पर प्रभाव पड़ेगा। कुछ अपने आप को बहुत ज्यादा हीरो समझेंगे, कुछ बिल्कुल बेकार समझने लगेंगे। लेबलिंग नहीं करनी होती। तो फिक्स्ड करिकुलम की जगह फ्लेक्सिबिलिटी, कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन होना चाहिए था। लेबलिंग की जगह हम क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे जिसमें जो क्षमता बेहतर है। जो फर्स्ट नहीं आ रहा उसमें बाकी तो कुछ तो अच्छा होगा ना, हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, तो आप लेबल ना करें। तो यहां पे आंसर क्या सही हुआ, सिर्फ सी ऑप्शन। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके दो आप बच्चे को। अपॉर्चुनिटीज इतना प्यारा शब्द है, अगर आप सीटेट में याद रखना चाहते हैं, इन जनरल भी, जितना हो सके आप अवसर दीजिए बच्चे को एक्टिविटी करने के। और जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है ना, जहां बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करे, वो बेस्ट ऑप्शन। अगर बाकी तीन नेगेटिव हैं तो। ठीक है जी, क्लियर है बात। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5-5 मिनट का ब्रेक आपको मिलेगा जैसे एक सेक्शन खत्म होगा, जब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा देर लगेगी सीडीपी में, क्योंकि एक तो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट है और ऊपर से डिटेल में समझेंगे। ठीक, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, दूसरे ईवीएस करेंगे, फिर उसके बाद हिंदी इंग्लिश, इस तरह से चलेंगे, मैथ्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। 3 देखिए, कोई कह रहा है आई डिसलाइक्ड, जैसे एज इफ आई केयर है। कोई फर्क खास पड़ता नहीं है, ये सब मोटिवेशन के लिए होता है। अभी 4550 लोग देख रहे हैं, मतलब 4500 लोग, जिसमें से 27 लोगों ने लाइक किया और सारे करते भी नहीं, और उस बात से फर्क भी नहीं पड़ता। ये खुशी के लिए कहा जाता है, आपको मोटिवेट करने के लिए या मुझको मोटिवेट करने के लिए। कई बार इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को लगता है जैसे मेरी जायदाद जो है आपके नाम लिख जाएगी अगर आपने डिसलाइक कर दिया तो, है। बहुत बहुत छोटी जिंदगी कर लोगे, खुश रहो यार, जो करके खुशी मिले वो करो, डिसलाइक हो चाहे लाइक। देखो, आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन एन ऑनगोइंग एक्टिविटी, आवर टीचर डिसाइड्स टू प्रोवाइड cues and hints in form of what, why, how. According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will, एक गतिविधि के दौरान एक एक्टिविटी हो रही थी, ठीक, छात्रों को संघर्ष करते देखा, मतलब उन्होंने देखा कि यार बच्चे अटक रहे हैं कहीं, तो जो एक टीचर है उन्होंने हिंट दिया, उन्होंने संकेत दिए, हिंट दिए, कुछ क्वेश्चन पूछे, क्या, क्यों, कैसे, मतलब टेम्परेरी हेल्प। मतलब वाइगोस्की के अकॉर्डिंग स्कैफ फोल्डिंग, इस शब्द को क्या कहते हैं, मचान कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग या ढांचा कहा जाता है। डिमोटिवेट करने के लिए थोड़ी हिंट देता है टीचर कभी भी। कॉज विथड्रॉल टेंडेंसी अमंग स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा, बच्चे भाग जाएंगे, काम नहीं करेंगे, उस एक्टिविटी में नहीं इन्वॉल्व होंगे। क्यों? टीचर ने तो हेल्प की है, हेल्प करने से तो उनको इन्वॉल्व होना चाहिए। बी मीनिंगलेस इन प्रोसेस ऑफ लर्निंग, देखो किसी के टीचर के हिंट देने से, हेल्प करने से मीनिंगलेस कैसे हो जाएगा, बल्कि अर्थ तो मिलना चाहिए, उनको समझ में आएंगी चीजें जब उनको हिंट मिलेगा, जहां वो अटक रहे थे वहां से वो निकल जाएंगे, तो लर्निंग अच्छी होनी चाहिए थी। तो ये जो हिंट है, ये जो क्यूज हैं, इन वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ये जो क्यूज हैं, ये जो हिंट्स हैं, ये जो हाफ सॉल्व प्रॉब्लम्स होती है ना, कई बार जब बच्चा अटक रहा होता है तो उस स्टेप को आप सॉल्व कर देते हो, इसको वाइगोस्की की भाषा में स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, टेम्परेरी हेल्प कहते हैं, मचान कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द बेस्ट, कि अधिगम के लिए पाड़ या आधारभूत संरचना का काम करेगा, कि बच्चा जहां अटका किसी एक एक्टिविटी में, उसको एग्जाम्पल दिए, उसको हिंट दिए, उससे कुछ क्वेश्चन पूछे वाई, हाउ, व्हाट के, जिससे कि वो अपने दिमाग में उसने जो पढ़ा था वो याद आ जाए, या तो या क्लैरिटी उसको आ जाए जहां वो अटका हुआ है, उससे निकल पाए। और ऐसा नहीं कि आपने उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, आपने मदद दी है, आपने हिंट दिया है, आपने संकेत दिया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। Everybody's trying to tell me who to be. Sit back and see different me's. Got every style right on track, back to back. Come every day, you gotta slay. And when it's night, you gotta 5 plays for a smoother shave. Right on track, back to back. स्कैफोल्डिंग ऐसा है जैसा कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और पीछे से किसी ने पकड़ा हुआ है, और वो उतनी ही देर पकड़ेगा जितनी देर आप खुद नहीं चलाना सीख जाएंगे, फिर वो पीछे से छोड़ देगा। तो ये टेम्परेरी हेल्प को स्कैफोल्डिंग कहते हैं, जब तक दी जाएगी जब तक आप स्वयं नहीं करने लग जाते, या जहां आप अटकते हैं वहां दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए एक बार। Question number 4 says, which of the following is correct in the context of socialization of children? यानी कि सामाजिकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक भी टॉपिक को नकार नहीं सकते आप, यहां नहीं, DSSB से लेके KVS में भी। सोशलाइजेशन एक पेपर उठा के ले आओ और दिखाओ मुझे कि क्वेश्चन एक भी नहीं आया हो सोशलाइजेशन का, और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हो सिलेबस में।
सोशलाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर हम बात करें सोशलाइजेशन है क्या, भाई हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, जैसा कि अरस्तु कहते हैं, एरिस्टोटल कहते ही हैं कि मैन इज अ सोशल बीइंग। तो जब समाज में रहेंगे, समाज के जो तौर तरीके हैं, जो प्रोसेसेस हैं, वैल्यूज हैं, नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, वो जिस प्रोसेस के थ्रू हम एक्वायर करते हैं उसे सोशलाइजेशन या सामाजिकरण की प्रक्रिया कहते हैं। आपको पता है ना, मेहमान घर में आएंगे तो नमस्ते कहोगे, ये सोशलाइजेशन में आएगा। ठीक, तो सोशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो कौन सी एक बात सही है? स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। यानी विद्यालय जो है एक द्वितीयक कारक है, गौड़ कारक है, और परिवार एक मुख्य कारक है, प्राथमिक कारक है। सुनने में तो सुंदर लग रही है बात, फिर भी बाकी के 3 ऑप्शन तो चेक करेंगे ना। जल्दीबाजी में हमें आंसर करना ही नहीं है कि पहला दिख गया तो उसी को कह देंगे हाँ यही ठीक है, हमें तो यही लग रहा है, दूसरा पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, 90% जंग जीत लेना है अपने आप में। ठीक, स्कूल इज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड पीयर्स आर सेकेंडरी। स्कूल और पीयर दोनों ही सेकेंडरी में आते हैं। अगर आपने सोशलाइजेशन का चैप्टर यहीं, ये पूरा सिलेबस कराया हुआ है सीटेट का, अगर यहीं लेट्स लर्न पे देखा हुआ है आपने तो। ठीक, तो स्कूल इज अ प्राइमरी नहीं। देखो, 2 प्रकार का, मुख्य रूप से 2 प्रकार हैं, वैसे और भी प्रकार हैं। एक है प्राइमरी सोशलाइजेशन, प्राथमिक, जो कि परिवार से शुरू होता है, जिसमें आती है फैमिली, आपकी बिल्कुल इमीडिएट फैमिली। दूसरा है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यानी गौड़ सामाजिकरण की प्रक्रिया, जिसमें आपका स्कूल, आपका पीयर ग्रुप, आपकी जितने भी बाकी चीजें हैं वो सेकेंडरी में आप इंक्लूड कर सकते हैं। परिवार हमेशा प्राइमरी में, प्राथमिक में आएगा, क्योंकि आप सबसे पहले जब दुनिया में आते हैं तो समाज का जो छोटा रूप है, मिनिएचर वर्जन है फैमिली, जिसमें आप होते हैं स्कूल जाने से भी पहले। फिर आप बाकी के तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून स्कूल जाकर के सीख रहे हैं, वो सेकेंडरी है। जो अपने दोस्तों के साथ सीख रहे हैं वो सेकेंडरी है। तो प्राइमरी में फैमिली और सेकेंडरी में स्कूल निश्चित है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो ये बात याद रखिएगा, फैमिली को कोई हटा नहीं सकता प्राइमरी से, और स्कूल को कोई सेकेंडरी से नहीं हटा सकता। Peers are primary socialization agents and family is a secondary socializing agent. देखो अगेन वही बात हो गई, peers प्राइमरी नहीं हो सकते, क्या होंगे? देखो कई बार peers को भी प्राइमरी में डाल देगा, लेकिन स्कूल और फैमिली, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कंफ्यूजन ना हो। फैमिली सेकेंडरी लिख दिया, बस कहानी तो यहीं गड़बड़ हो गई, हमें फर्क ही नहीं पड़ता बाकी चीज से, गलत हो गया ये तो, यहां भी गलत हो गया। ठीक है, फैमिली को सेकेंडरी नहीं कह सकते हम। फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंट्स। फैमिली सेकेंडरी नहीं हो सकती, मास मीडिया को एक बार हम मान भी लेते हैं और इसको पैसिव में भी डाल सकते हैं। ठीक है जी, अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन यहां सबसे बेहतर है, वो है ए ऑप्शन। स्कूल इज अ सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट, यानी एक द्वितीयक कारक है, और प्राथमिक क्या है? परिवार, जिसमें आप सबसे पहले जन्म लेते हैं। सबसे पहले नमस्ते करना भी अगर आप सीख रहे हैं तो उस परिवार से सीख रहे हैं। ठीक है, मतलब सामाजिकरण का एक एस भी सीख रहे हैं ना आप सोशलाइजेशन का, तो वो कहां से सीख रहे हैं? आप घर से सीख रहे हैं अपने। तो प्राइमरी इसलिए कहा जाता है फैमिली को, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, उसके बाद बाहर की दुनिया आप सेकेंडरी में जाकर के सीखेंगे, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो स्कूल हो, मास मीडिया हो, आपके दोस्त यार कोई भी हो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, डिटेल में समझेंगे, जिससे जल्दी हो वो अपना डबल स्पीड पे देख लेना, और क्या है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, थियोरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस दैट, यानी बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस चीज पे फोकस करता है, किस चीज पर जोर देता है या बल देता है। अब ये ऐसी थियोरी है, ना आप इसको DEET+B से हटा सकते, ना आप इसको KVS से हटा सकते, ना आप इसको यूपीटेट से हटा सकते। एक बार को यूपीटेट में कई बार इग्नोर भी कर देता है, खैर, बट इंटेलिजेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसको कहीं से नहीं हटाया जा सकता। मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर नाम के एक व्यक्ति हैं, अभी भी हैं बट बूढ़े हो गए, 77 साल के, हार्वर्ड गार्डनर, अमेरिकन है एक। ठीक, इन्होंने एक बुद्धि का मतलब एक थियोरी का नाम दिया जिसको बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस कहा जाता है। फ्रेम्स ऑफ माइंड करके इनकी एक बुक थी, 1983 में आई थी, जिसमें 7 प्रकार की बुद्धि की बात की थी इन्होंने। फिर 1999 यानी 1999 में एक और इनकी बुक आई जिसको इंटेलिजेंस रीफ्रेम्ड कहते हैं। अभी हम बैचेस में भी बात कर रहे थे कल परसों, तो वो 1999 में जो आई उसमें 8th टाइप को इंट्रोड्यूस किया। आज के टाइम पे हम 8 प्रकार पढ़ते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, नॉर्मली इन्होंने 9 भी दिए हुए हैं, 13 तक भी दिए हुए हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें मल्टीपल इंटेलिजेंस की, तो गार्डनर कहते हैं बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं। हो सकता है मैं लैंग्वेज में अच्छी हूं, हो सकता है मैं मैथ्स में अच्छी ना हूं, है ना, तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि हो सकती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एम्फसाइजेस किस बात पे जोर देगा? इंटेलिजेंस कोशेंट कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट्स। ये तो आईक्यू की बात ही नहीं करते, ये कह रहे हैं आईक्यू तो जस्ट एक नंबर है, एक स्कोर है, एक सिंगल एबिलिटी को दर्शाता है। ठीक, आईक्यू के बेसिस पे इंटेलिजेंस की बात गार्डनर बिल्कुल नहीं करते। आईक्यू को दिया किसने था, जरा बताएगा कोई? किसी ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की हो, प्लेलिस्ट देखी हो लेट्स लर्न पे, तो आईक्यू को किसने दिया था ये बता दो और शेयर भी कर दो। बिल्कुल शांति से बैठ के आज एकदम 3 घंटे की मूवी जैसा सीन बनाएंगे। ठीक है, बताओ एक बार।
आईक्यू को किसने दिया था? विलियम स्टर्न ने 1912 में, और इसका जो फॉर्मूला रिवाइज किया वो टर्मन ने किया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन एंश्योर्स इंटेलिजेंस ऑन ऑल अदर डोमेन्स। ये कह रहे हैं कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। यानी मतलब अगर मैं साइकोलॉजी में अच्छी हूं तो मैं हिंदी में भी अच्छी होंगी, मैं मैथ्स में भी अच्छी होंगी, ऐसा गार्डनर बिल्कुल नहीं कहते। ये कहते हैं सभी प्रकार की बुद्धि स्वतंत्र हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, 8 टाइप्स। येट एक साथ किसी एक काम को जब आप सॉल्व करते हैं, किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो सब एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं, बट इंडिपेंडेंट हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर आप एक क्षेत्र में अच्छे हैं तो हर चीज में अच्छे होंगे, ये मूर्खता कहलाएगी। ऐसा एल्फ्रेड बिने की थ्योरी में कहा गया था, जिसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। फिर है सी ऑप्शन, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंसेस। हाँ, यही तो हम ढूंढ रहे थे ना, सेवरल फॉर्म्स, मतलब मल्टीपल इंटेलिजेंस का मतलब ये नाम ही यहाँ चिल्ला चिल्ला के हमसे बता रहा है। बहुबुद्धि मतलब मल्टीपल, यानी मैनी टाइप्स हैं किसके? इंटेलिजेंस के। तो बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, और अगर पूछे कितनी, तो 8 प्रकार की हम बात करते हैं आज की डेट में, जिसमें लिंग्विस्टिक है, जिसमें मैथमेटिक्स का जो आपका लॉजिको मैथमेटिको है, जिसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, काइंस्थेटिक, 8 हैं कुछ टोटल मिला करके। देयर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस। अगर ऐसा होता तो ये 8 प्रकार की बुद्धि देते ही नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब होता है कि हम 5000 लोग अगर जुड़े हुए हैं, 5000 के 5000 एक जैसे नहीं होंगे। कुछ लोगों को सेशन पसंद नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे लोगों को आ रहा होगा, किसी को बहुत जल्दी से समझ में आ जाता है, किसी को देर लगती है, किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब हम सब में अंतर है। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तभी तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि है, नहीं तो एक ही बुद्धि चल जाती अगर सब रोबोट होते तो। ठीक है, तो ये बात भी गलत हो गई। सिर्फ एक ऑप्शन सही है, जिसको सी ऑप्शन कह रहे हैं हम। ठीक है जी बात, सी ऑप्शन के सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस या मैनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर है जी? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोहलबर्ग्स थियरी, लॉरेंस कोहलबर्ग की थियरी क्या है? इन्होंने दिया है नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी मॉरल डेवलपमेंट। अब मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है, जिन लोगों ने अभी तैयारी शुरू नहीं की? मॉरल डेवलपमेंट होता है हमारी नैतिक विकास। मतलब नैतिकता एक चीज है जो आपको सही और गलत के बीच में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसके बेसिस पे आप कहते हैं ये काम गलत है। जैसे झूठ बोलना गलत है ना, चोरी करना गलत है। ये कहां से आया? ये नैतिक डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास से आया कि ये एक राइट वे है, ये राइट पाथ है, और ये रॉन्ग है ना, ये चीजें सही हैं और ये गलत है। ये हमारे नैतिक विकास से आता है। अगर नैतिकता ही ना हो हमारे अंदर, तो फिर तो हम जानवर बन जाएंगे ना, फिर तो हमारे लिए कुछ सही और गलत है ही नहीं। किसी का मर्डर भी हो जाए तब भी हम कहेंगे कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है ना। तो नैतिकता क्या है? वो मॉरल प्रिंसिपल्स या वो प्रिंसिपल्स हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं सही और गलत के बीच में, एक्शंस के। अगर हम बात करें तो कोहलबर्ग ने एक थियोरी दी है अपनी नैतिक विकास यानी मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर। क्या कह रहे हैं ये? परफॉर्मिंग एन एक्ट एंड डूइंग समथिंग बिकॉज अदर्स अप्रूव्स इट रिप्रेजेंट्स व्हाट स्टेज ऑफ मॉरलिटी। यानी कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं। मतलब मैं इसलिए पढ़ाई करूं क्योंकि मेरी मम्मी ये चाहते हैं कि मैं पढ़ूं, या वेरी गुड कहेंगी मुझे, या अच्छा कहेंगी, दूसरे अप्रूव कर दें किसी चीज को। मतलब ये वही वाली बात है कि आप जी रहे हैं इसलिए ताकि 4 लोगों को आप क्या स्वाद चखा सकें कि देखो तुम्हारे लिए मैं पास हुआ हूं, या तुम्हारे लिए मैंने नौकरी हासिल की है, मर जाओ अब डूब के कहीं। ये क्या है? ये बहुत ही खराब तरीका है जीने का, है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये लेवल होता है कन्वेंशनल, मतलब ट्रेडिशनल वे। जो ट्रेडिशन या कन्वेंशन में या जो रूढ़िबद्धता में चला आ रहा है, ये वो रास्ता है कि आप दूसरे के अप्रूवल के लिए, है ना, गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी इसी में आ जाती है आपकी, है ना। इसके अलावा एक म्यूचुअल एक्सचेंज, बिल्कुल। तो ये कन्वेंशनल तरीका है कि आप जो रूढ़िबद्धताएं समाज में चल रही हैं या जो कन्वेंशंस हैं, जो प्रथा है, उसका पालन कर रहे हैं, अप्रूवल के लिए आप कुछ कर रहे हैं। ये सेकंड लेवल में है, ठीक है, बिल्कुल थर्ड स्टेज है, बिल्कुल बिल्कुल। प्री कन्वेंशनल में तो नो मॉरलिटी जैसा सीन है, बच्चे को बस पनिशमेंट से बचना है, रिवॉर्ड पाना है, इसलिए वो कुछ कुछ काम कर रहा है। ठीक, पोस्ट कन्वेंशनल में तो आप अपने ही नियम के अनुसार चलते हैं। फॉर्मल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, सिर्फ 3 लेवल हैं जिसमें 2-2 स्टेजेस हैं, टोटल मिला के 6 स्टेज हैं। जिन्होंने थियोरी ना देखी हो, लेट्स लर्न पे कराई हुई, एक बार सर्च कर लेना, कोहलबर्ग थियोरी बाय हिमांशी सिंह। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग थियोरी है, आपको मजा आएगा समझ के। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। लेव वाइगोस्कीज सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन दी लर्निंग प्रोसेस। यानी वाइगोस्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, इनकी थियोरी का नाम क्या है? सोशियो कल्चरल अप्रोच। किस चीज की है ये? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की है, संज्ञान यानी आपकी बुद्धि, आपके संज्ञान के विकास की है ये थियोरी। ठीक,
जिसमें वाइगॉस्की कहते हैं हम समाज और संस्कृति से बहुत कुछ सीखते हैं, हमारा विकास समाज और संस्कृति की वजह से होता है, ठीक, जिसमें भाषा भी इंपॉर्टेंट है। तो सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस। किस चीज पे फोकस करती है ये? कल्चरल टूल्स पर, एट्रीब्यूशन, मोटिवेशन या इक्विलिब्रेशन। मैंने आपको बता दिया वाइगॉस्की की थियोरी में SCL 3 ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। S फॉर सोशल या सोसाइटी यानी समाज, C फॉर कल्चर यानी आपकी संस्कृति जो चली आ रही है पहले से, और लैंग्वेज। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट हैं वाइगॉस्की की थियोरी में। अगर आपको आंसर ढूंढना हो तो इन्हीं तीनों के अराउंड मिल जाएगा। कल्चरल टूल्स यानी संस्कृति, जो अधिगम है वो हमारी समाज और संस्कृति की बात करती है वाइगॉस्की की थियोरी। सिंपल आंसर ए ऑप्शन, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी आ रही है? इतनी डिटेल में मैं समझा रही हूँ, मेरा गला जो है बजने लग गया अभी से। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इन हिज थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जीन पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन टर्म्स ऑफ डैश। मतलब पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास की थियोरी में, जिसको इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी कह देते हैं कई लोग, है ना, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हम कह रहे हैं, अगर हम बात करें ये हमारी मेंटल स्किल्स से संबंधित है। इनकी थियोरी में पियाजे एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, संज्ञानात्मक जो संरचनाएं हैं। मान लो ये आपका दिमाग है, इसमें कुछ स्ट्रक्चर बने हुए होंगे। किसी में पेपर की टेंशन होगी, किसी में रिलेशनशिप्स की बात होगी, किसी में कहीं घूमने गए थे उसका एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन स्ट्रक्चर्स को स्कीमा कहा जाता है ना, या अगर नॉर्मल फॉर्म में पूछे तो स्कीम्स कहेंगे, ठीक। तो स्कीमाज हैं, ये आपके अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं। ये नॉलेज का स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन में बना हुआ है ना, संरचनाएं बनी हुई हैं, इंफॉर्मेशन के पैकेट्स बने हुए हैं छोटे छोटे आपके ब्रेन में, जिनको स्कीमा कहते हैं। इनको मानसिक संरचनाएं भी कह सकते हैं। साइकोलॉजिकल टूल, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात तो कौन करेंगे? बिहेवियरिस्ट करेंगे, जो कि जनरली पूछ नहीं जाते सीटेट में। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात वाइगॉस्की करते हैं। तो सिंपल आंसर है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेस थियोरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टराइजेस। यानी जीन पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। पियाजे ने दी है 4 स्टेजेस, SPCF, सेंसरी मोटर संवेगात्मक, जो इंद्रियगामक भी बोलते हैं जिसको, प्री ऑपरेशनल पूर्व संक्रियात्मक, फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, देन है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसको याद करने का तरीका SPCF या सम पीपल कांट फोकस। प्री ऑपरेशनल स्टेज सेकेंड स्टेज है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। जो प्लेवे वाला बच्चा है ना, वो इसी में होगा 2 से 7 वर्ष। कौन सी एक विशेषता इस उम्र के बच्चे में पाई जाएगी? उसके संज्ञानात्मक विकास, उसके मानसिक विकास में कौन सी एक विशेषता पाई जाएगी? पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सेंट्रेशन इन थॉट, हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग, या फिर एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट्स। देखो ये कंजर्वेशन आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में 7 से 11 वर्ष में। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग आती है 11 ईयर्स एंड अबव। सेंट्रेशन आपका इसी स्टेज में रहता है कि किसी एक चीज पे ही फोकस करना, बाकी एस्पेक्ट देख ही ना पाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है जो रिमोट से खेलता है, टीवी वाला रिमोट, उसको फोन की तरह यूज करता है, ये डिसेंट्रेशन है। बट सेंट्रेशन क्या है? जब आप एक चीज को एक ही रूप में देख पाओ कि ये क्या है, ये रिमोट है तो ये एक ही काम करेगा। जो चाकू है आपके घर में, नाइफ, वो सिर्फ सब्जी काटने के काम आएगा, उसका कोई और यूज नहीं हो सकता, ऐसा कहेगा सेंट्रेशन वाला बच्चा है। किसी एक चीज का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट देख पाना। जैसे ये पेन है तो उसका ध्यान या तो इसके कलर पे जाएगा या तो इसकी शेप पे जाएगा, बाकी चीजों पे नहीं जा पाएगा। वो थॉट अलग अलग एस्पेक्ट में नहीं सोच पाता। एक तरह से ईगोसेंट्रिज्म का कारण है ये, ठीक। तो विकेंद्रीकरण नहीं आता, एक ही चीज पे फोकस वो रखता है। डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग 11 साल के बाद आती है। अमूर्त विचार, अमूर्त क्या है? लव, हेट, ऑनेस्टी, जिन चीजों को आप टच फील नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? विकास के संदर्भ में कौन सी एक बात ठीक है? इसके बाद हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, बट ये 30 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको डिटेल में करेंगे, ठीक। देखो एक बार, हर एक 30 क्वेश्चन के स्ट्रेच पे हम हल्का सा ब्रेक लेंगे। Everybody's trying to tell me who to be. Sit back and see different. न्यू बैच आएगा जब सीटेट आएगा। अच्छा लग रहा है आप लोगों से, देखते हैं आज, मतलब आप लोगों से जुड़ के इतने टाइम बाद, इतनी एनर्जी के साथ, बिल्कुल लास्ट तक देखते हैं कितने लोग टिक पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट? यानी विकास के संदर्भ में कौन सा एक बात, कौन सा एक स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट है?
पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर्स फॉर एवरीवन, यानी विकास की जो दर है वो सभी संस्कृतियों में सेम रहती है। यार दर तो सभी बच्चों में भी सेम नहीं रहती, दर तो डिफरेंट हो सकती है। एक बच्चा 9 महीने में चलना शुरू कर दिया, एक बच्चा है जो 1.5 साल का हो गया अभी तक नहीं चलना सीख पा रहा, या चलना शुरू भी नहीं कर पा रहा, बोलना शुरू नहीं कर पा रहा। तो दर तो अलग हो सकती है, किसी में तेजी से होगा, किसी में थोड़ा धीमे होगा। तो ये तो हम नहीं कह सकते कि पूरे कल्चर में सब में एक ही तरह से होगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन स्कूल। यार अगर हम बात करें, मतलब विकास होगा ही नहीं जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, तो फिर तो बच्चे को चलना भी नहीं आना चाहिए था, है ना, बच्चों को भाषा भी नहीं आनी चाहिए थी अगर स्कूल जाके ही सीखा जाता। तो विकास तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो वूम्ब से टूम्ब तक जाती है, मतलब आपके गर्भ से कब्र तक जाएगी। आप डे 1 में जब आप गर्भ में थे तब से विकास शुरू हो गया, और जब तक आप जीवित रहेंगे, जब तक आप जीवित हैं, तब तक विकास चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्कूल में जाकर ही शुरू होगा। डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड। अगेन मैंने वही बताया, ये हमेशा चलता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास कॉन्टिन्यूअस है। डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। ये बात बहुत सुंदर है कि बहुआयामी होता है। बहुआयाम का मतलब क्या है, इसके कई आयाम हैं। कौन से आयाम हो सकते हैं भाई? मेंटल डेवलपमेंट, जिसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं, शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, आपका शरीर बढ़ रहा है, आपका दिमाग बढ़ रहा है ना, आपका सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, फिर आपका अगर हम बात करें इमोशनल डेवलपमेंट। 4 मेन प्रकार हैं विकास के। मल्टी डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ये 4 डायमेंशंस हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। PCSE, फिजिकल यानी शारीरिक, कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, आपके दिमाग से संबंधित, जिसमें भाषा भी आ जाएगी, सोशल यानी सामाजिक विकास, जो तौर तरीके, नियम, कायदे, कानून आप समाज के साथ सीखेंगे, और इमोशनल डेवलपमेंट, आपके इमोशंस पे कितना आपका कंट्रोल है, अवेयरनेस है, ये और वो। तो सोशल इमोशनल आपस में जुड़े हुए होते हैं, हालांकि ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक। मॉरल डेवलपमेंट आप पूछेंगे कहाँ आएगा? सोशल डेवलपमेंट से ही जुड़ा हुआ है मॉरल डेवलपमेंट, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपका क्या कहते हैं, लैंग्वेज का डेवलपमेंट, भाषा, क्योंकि दिमाग से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो संज्ञानात्मक विकास में आती हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस, यानी जन्म से किशोरावस्था, जिसको 12 से 18 वर्ष की आयु कह सकते हैं, किस फॉर्म में होता है आपका जन्म से और एडोलेसेंस तक, बर्थ टू एडोलेसेंस तक जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है, यानी जो क्रम है वो कैसा रहेगा। अब पियाजे की थ्योरी इनडायरेक्टली पूछी हुई है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, पूछा है। लेकिन कैसे? अगर हम बात करें कैसे, भाई हमें पता है पहली स्टेज क्या है, सेंसरी मोटर, मतलब बच्चा अपने सेंसेस का यूज करके, चीजें मिलेंगी उनको टच करेगा, फील करेगा, कोई चीज गर्म लगेगी तो हाथ हटाएगा, है ना, कुछ ठंडा लगेगा, मतलब अपने सेंसेस का यूज करके दुनिया की समझ बनाता है। मतलब सेंसेस आर टीचर्स। जो मैं कहती हूँ सेंसरी मोटर, मतलब जन्म से 2 वर्ष जब वो अपने सेंसेस, अपनी ज्ञानेंद्रियों से सीखेगा, देख करके, सुन करके, टच करके, फील करके। फिर है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जब वो मूर्त चीजों के थ्रू, मूर्त क्या है, ये पेन मूर्त है क्योंकि मैं इसे टच कर सकती हूँ, फील कर सकती हूँ, जो चीजें सामने हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट की। अब आप उसको किसी बात पे सोचने को कह दो, अब वो दिमाग में सोच लेगा, जरूरी नहीं उसके सामने चीजें हों। ठीक, तो ये क्या है, सेंसरी, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। ये एक आपका सीक्वेंस रहेगा। SCA से भी याद रख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट पहले नहीं आता, अमूर्त सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है और ये मनुष्यों में ही होती है, जानवरों में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं है। ठीक, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सेंसरी ये उल्टा हो जाएगा। पहले तो सेंसरी ही है ना, पहले सेंसेस की समझ बनाएगा, तभी तो बाद में छू करके, देख करके समझेगा। एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट, सेंसरी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त, ये सीक्वेंस रहता है कि पहले बच्चा अपने अपने जो उसके सेंसेस हैं उनके थ्रू, फिर मूर्त चीजें जिनको वो टच फील कर सकता है, खिलौने वगैरह, और फिर अमूर्त जो उसके सामने नहीं है उस पर भी वो सोच पाए, जैसे कि कोई विचार है, कोई समस्या है, उसके बारे में सोचना। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है व्यक्तिगत भिन्नता, कि हम सभी अलग हैं किसी ना किसी वे में। किसी का इंटरेस्ट किसी चीज में होगा, किसी को कैसे कपड़े पसंद होंगे, किसी को कोई और सब्जेक्ट पसंद होगा, किसी को कोई और व्यक्ति पसंद होगा, है ना। हम सभी के इंटरेस्ट अलग है। हम अपने रंग में, मतलब अपने कलर में, अपनी हाइट में, अपनी सोच में, इवन बहुत सारी चीजों में अलग हैं, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं। ठीक, तो इस बात को कि हमारे बच्चों के अंदर अंतर पाए जाएंगे। अगर 50 बच्चे हैं क्लास में, सारे एक जैसे नहीं हो सकते किसी भी हालत में। इस चीज को कैसे ट्रीट करेगा एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम का टीचर? प्रोग्रेसिव क्लासरूम किस चीज पे जोर देता है? अगेन वही बात है, एक्टिविटी पे, करके सीखने पे, लर्निंग बाय डूइंग पे, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग पे, जिसमें बच्चा सेंटर है। कल छुट्टी है, आराम से आज बैठ के पढ़ो, कल छुट्टी रखेंगे सैटरडे को। ठीक, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम शुड बी ट्रीटेड एज अ हिंड्रेंस, रुकावट थोड़ी है। ये तो एक अच्छी बात है कि हम सभी में अंतर है और हम उस बात को पहचान के टीचर उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाए,
है ना, सबको एक डंडे से ना हाँके। आप फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, फेलियर नहीं है ये तो एक अपॉर्चुनिटी है टीचर के लिए भी। क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी बेस्ड ग्रुपिंग, ऐसा नहीं है कि आपको जो बच्चे लगे कि तुम एक जैसे हो चलो एक जैसे पढ़ो, एक साथ एक जैसे पढ़ो। एबिलिटी ग्रुपिंग नहीं, मिक्स्ड क्लासरूम चाहिए हमें। इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, भाई हमें जब पता होगा कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाएंगे, सबको सेम गेम में सेम सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होगा, तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत अच्छे से प्लान कर पाएंगे अपने लेसन को, अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। हम अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देंगे, अलग अलग तरह के टीचिंग मेथड यूज करेंगे, अलग अलग तरह से हम बच्चों को समझा पाएंगे, उनको काउंसल कर पाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब बच्चे अलग हैं। तो ये तो चीज़ हेल्प करेगी टीचर को पढ़ाने में, सिखाने में, अपने लेसन के प्लान करने में, लेसन को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए एक बार, मुझे लग रहा है आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही डीप जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी ऑन, यानी जो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा क्या है, जिसमें हर प्रकार का बच्चा है, एक स्पेशल चाइल्ड भी है, एक गिफ्टेड बच्चा भी है, एक फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा भी है, एक बच्चा है जिसको सुनने में दिक्कत है, एक बच्चा है जिसको कोई और समस्या है, हर तरह के बच्चे हैं, एजुकेशन फॉर ऑल। 5 नंबर का टॉपिक है सीटेट में, ये इंक्लूसिव एजुकेशन, और हर जगह पूछा जाता है, हर पेपर में, जहां पे भी टीचिंग एग्जाम है, इंक्लूसिव एजुकेशन हटा ही नहीं सकते आप, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चे के लिए। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो जोर है, ध्यान है, वो किस बात पे हो, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स नहीं, लर्निंग ओरिएंटेड गोल्स, सीखने पे फोकस हो, ना कि फर्स्ट कौन आया सेकंड कौन आया इस बात पे, प्रदर्शन पे नहीं, ठीक। अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन उल्टा है, इस अन को हटा देते तब सही हो जाता डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन होता है अलग अलग बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करना, जबकि इन्होंने कह दिया अनडिफरेंशिएटेड मतलब सबको एक डंडे से हाँक दो, गलत हो गया। फिर है सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, बच्चों को अलग थलग कर दो, उनकी कौन सा है जो अपर मिडिल क्लास से आता है, कौन सा है जो रिच क्लास से आता है, कौन सा है जो बिल्कुल पुअर है ना, तो उनको उस आधार पे अलग अलग बांट दो। तो इससे बुरा और कुछ नहीं कर सकते आप बच्चे के साथ। स्कूल का तो मतलब ये है कि सबको एक समान हम ट्रीट कर पाए। वो यूनिफॉर्म भी तो इसीलिए पहना रहे हो ना, कि फर्क ना पड़े आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हो, है ना। तो ये तो गलत हो जाएगा। सेग्रीगेट नहीं करना होता, इंक्लूड करना होता है। इंक्लूजन इज द लॉ ऑफ नेचर, ऐसा कहा जाता है। जैसे मदर नेचर जो प्रकृति है, हम सबको अलग अलग अंतर के बावजूद भी अपने अंदर समाहित करके रखती है, उसी तरह से एज अ टीचर, एज अ स्कूल, आपको बच्चों को सारे डिफरेंसेस के बाद भी समाहित करके रखना है। लास्ट ऑप्शन ही बचता है अब तो, 5वां तो ऑप्शन है नहीं कि कोई और ठीक हो जाएगा, सिर्फ 4th ऑप्शन बचा है हमारे पास। वो क्या है, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन, यानी हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। बच्चे अलग अलग हैं, उनके अंदर सामर्थ्य, उनके अंदर एबिलिटी अलग अलग होंगी, उनके अंदर पोटेंशियल अलग अलग होगा। हो सकता है कोई बच्चा सिंगर बन सकता हो सकता है कोई बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता हो सकता है कोई बच्चा साइंटिस्ट बन सकता हो सकता है कोई बच्चा किसी और चीज में अच्छा हो। तो आप ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अवसर देंगे, जो मैंने शुरुआत में भी कहा था, अवसर देना बेस्ट चीज है। तो आप अवसर देंगे ऐसे जो बच्चे के जो भी पोटेंशियल है, मान लो 4 तरह के बच्चे हैं, तो जिनमें जो भी पोटेंशियल है, कोई ना कोई किसी ना किसी चीज में तो अच्छा होगा ना, उसको आप वैसा मौका दें शिवांगी, है ना, कि उसके अंदर की जो प्रतिभा है वो निखर के आ पाए। ठीक है, पसीने आ गए, हमारा एसी जो है थोड़ा ढीला चल रहा है आजकल, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हो तो पढ़ लो। अब यहाँ पे क्या है, रंगमंच आयोजित किया है हमने आपके लिए, आपको एंटरटेन भी करें, हैं। देखो एक बार क्वेश्चन 14 देखो, मजाक कर रही हूँ, दिल पे मत ले लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, यानी RPWD एक्ट की यदि हम बात करें, 2016 में आया था, उससे पहले 1995 में आया था। ये उन लोगों के लिए होता है, मतलब ये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, जिनको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी है उनके लिए है। इसमें 21 डिसेबिलिटीज शामिल हैं। स्क्रीन तो क्लियर है, बस आपको अपनी क्वालिटी सुधारनी है। फ़ोन में ना वो ऑप्शन होता है क्वालिटी वाला, नया फ़ोन नहीं ले लेना कि घर वालों को कहो देखो मैम कह रही हैं, उफ बहुत ही अजीब लगता है मुझे, बट इतनी बार सुन चुकी हूँ ना, अब दिमाग में कंडीशनिंग हो गई है ना कि हिमांशी ने कहा है कि क्वालिटी सुधारनी है तो नया फ़ोन लेके आना है, वो क्वालिटी ऐसे ही बस ऑप्शन में सुधार लीजिएगा। ठीक, अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एप्रोप्रिएट टू यूज, कौन सा टर्म सही होगा। एक बच्चा है जिसको कोई समस्या होगी, रिटार्डेड कहना सही होगा, हैंडीकैप कहना सही होगा, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी कहना सही होगा, या स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी। क्रिपल्ड बॉडी का मतलब है खराब शरीर, अशक्त शरीर,
देखो शब्दों का खेल है यहाँ पे सारा। आप ये नहीं कह सकते कि क्रिपल्ड बॉडी मतलब बेकार शरीर है ना जिसका, वो वाला बच्चा। हैंडीकैप भी एक गलत शब्द है, विकलांग शब्द हम यूज नहीं करते, ठीक। रिटार्डेड स्टूडेंट, ये आपने कैसे कह दिया, मतलब हमें टैग नहीं करना बच्चे को। तो बेहतर शब्द यहाँ पे एक ही है इन चारों ऑप्शंस में से, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी। भाई वो बच्चा जिसको शारीरिक दिव्यांगता है, इसका मतलब ये थोड़ी वो पूरा ही डिसेबल्ड है, एक एस्पेक्ट में डिसेबिलिटी है, और उसी तरह से बराबर की इज्जत आपको देनी है। स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 पे। एक बार सीडी भी हो जाएगा ना डिटेल में, फिर तो हम स्पीड पकड़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज अ टीचर शुड नॉट। मतलब अगर आप ऐसे बच्चों की नीड्स एड्रेस कर रहे हैं, यानी उनकी आवश्यकताओं को पहचान रहे हैं जिनको किसी भी तरह की लर्निंग डिफिकल्टी है, यानी सीखने में किसी भी तरह से अगर समस्या हो रही है, तो एक टीचर को क्या नहीं करना चाहिए लर्निंग डिफिकल्टीज के लिए। देखो नहीं लिखा है, ये नॉट वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, कई लोग उनको समझ ही नहीं पाते। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, एज अ टीचर आपको कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, ये पूछा है, ठीक। यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, अरे ये तो करना चाहिए भाई, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री से तो क्या है, आसानी हो जाती है। जो बच्चा सुन नहीं सकता उसको दिखा दो, आप कुछ पिक्चर दिखा दी, जिसको देखने में दिक्कत हो रही है उसको ऑडियो सुना दी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और एवी जो ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं उनको तो हम यूज करते हैं दृश्य श्रव्य सामग्रियों को। फिर है यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोच। देखो कंस्ट्रक्टिव वर्ड बहुत ही अच्छा है बच्चे के लिए, इसका मतलब है बच्चा कंस्ट्रक्ट करेगा नॉलेज को, तो ये तरीका भी हम अपनाएंगे जिसमें बच्चा एक्टिव हो, ठीक। तो नॉट पूछा है हमसे। तो डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये भी बहुत अच्छी होती है, इसको आईईपी कहते हैं, लिख लेना, बहुत पूछा जाता है आजकल हर पेपर में। आईईपी का मतलब है इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग एजुकेशन की प्लानिंग करना, उसके पेरेंट्स को भी आपने इंक्लूड कर लिया जहां जरूरत पड़ी, तो ये भी अच्छा है। क्या नहीं करना है, फिर तो फोर्थ ही ऑप्शन बचा है, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर। देखो मैंने शुरुआत में भी बात की थी, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये तो एनसीएफ भी कहता है कि आपके टाइम टेबल में भी फ्लेक्सिबिलिटी हो, आपकी अप्रोच में फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन हो, जिसको जैसी नीड है। वो बोला जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष, भेष नहीं होता भेष है, पता नहीं जो भी होता है, शौर सा खराब हो चुका है। देखो प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर्स फॉर पेडागोजी एंड असेसमेंट, यानी आप बच्चे के आकलन के लिए और पढ़ाने के लिए रिजिड नहीं होंगे कि सिर्फ एक ही मेथड से पढ़ाऊंगी या पढ़ाऊंगा, अरे ऐसे समझ नहीं आ रहा तो दूसरे तरीके से समझ लो, ठीक। एक तरीके से मान लो कोई बच्चा है जिसको लिखने में दिक्कत होती है, एंग्जाइटी हो जाती है पेपर के टाइम पे, आप सुन लो उससे क्या दिक्कत है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए मेथड में, ना कि रिजिडिटी। रिजिडिटी है कि बिल्कुल लकीर के फकीर, मतलब बिल्कुल लीक से हटेंगे ही नहीं, एक तरीका अपना लिया उसी से पढ़ाएंगे सबको, तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। बाकी तीनों ऑप्शन एकदम फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अभी तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 10-20 ही हुए। ये क्या क्या मतलब कुछ भी, ये तो अपनी मर्जी से कहीं का कहीं पहुंच गया। रुको एक बार, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बता दो लिख के एक बार, तब बात करेंगे। जैसा देश वैसा वेश, वेश, ओके वेश। आज लाइक्स ज़्यादा है, हाँ देख लो आप लोगों का प्यार कहेंगे इसको। मतलब धमकियां देके जाते हैं लोग कमेंट्स में कि डिसलाइक कर दिया है, जैसे यार एक जीवन है, इसको सही काम में बिता लो, क्यों बेकार में खुद को परेशान करते रहते हो। देखो एक बार, हम थे 15th क्वेश्चन पे, हम थे किस पे, 15th क्वेश्चन पे। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, ये बता दो बस। 15th पे थे कि 14th पे थे, शुड नॉट, 15 तो हो चुका है, 16 पे चलेंगे। ये तो हम कर चुके हैं, 16 पे चलेंगे। ये पीडीएफ ना अपनी मर्जी से चलती है कई बार, अब देखो फिर से कुछ हो गया इसको। देखो क्वेश्चन नंबर